गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15 हम लोग इससे पहले वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 15 में जो टॉपिक हमने शुरू किया था, सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, कुछ व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के तौर पर जो महत्वपूर्ण बहुलक होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। नंबर 5 तक हम गए थे वहाँ पर। तो जो नंबर 5 था प्राकृतिक रबर, उसको मैं आज वापस बता रही हूँ क्योंकि उसी के जैसे और भी बहुलक हैं, 2-3 बहुलक हैं जो एक ही जैसे हैं, तो इसलिए मैं तीनों को एक साथ बता रही हूँ। और उसकी संरचना भी जो उस दिन मैंने बनाई थी बोर्ड पर, तो बोर्ड पर थोड़ी जगह कम थी इसलिए वो संरचना सही नहीं बन पाई थी, तो मैंने आज दोबारा से उसकी संरचना बनाई। देखो, संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ब्यूटाडाइईन क्या है? ये संरचना बोर्ड पर बनी हुई है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1,3 ब्यूटाडाइईन की संरचना है। फर्स्ट नंबर कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है सेकेंड के साथ, थर्ड नंबर कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है फोर्थ के साथ। अब अगर इसका बहुलकीकरण होता है, इस संरचना का बहुलकीकरण होता है, तो बहुलकीकरण होने पर इस कार्बन का एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी और इस कार्बन की भी एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी। ठीक है, इस कार्बन की एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी और इस कार्बन की भी एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी। ठीक है, मुक्त होने से हमें पता है कि जो साइड वाले दोनों कार्बन हैं, जैसे इथीन में दोनों तरफ से इथीन की दूसरी इकाइयों का जुड़ना प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ब्यूटाडाइईन की दूसरी इकाई इस तरफ जुड़ेगी, ब्यूटाडाइईन की एक इकाई इस तरफ जुड़ेगी और ऐसे ही जुड़ती चली जाएगी। मतलब जो अपनी श्रृंखला होती है वो दोनों तरफ से बनती है, दाएं हाथ की तरफ से भी बनती है और बाएं हाथ की तरफ से भी बनती है, दोनों तरफ से अपनी श्रृंखला बनती है। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन की संयोजकता मुक्त हुई है, इन कार्बन पर ब्यूटाडाइईन तो जुड़ेगी नहीं क्योंकि ये किनारे वाले कार्बन नहीं है, ये बीच वाले कार्बन। तो क्या होगा, ये दोनों कार्बन अपनी संयोजकता को एक साथ जोड़ लेते हैं और यहाँ पर द्विबंध आ जाए। तो जो ब्यूटाडाइईन वाले बहुलक की जो संरचना होगी, उस संरचना में ये संरचना तो जरूर होगी कि सेकेंड और थर्ड नंबर कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड वहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह के 3 बहुलक हैं और मैं तीनों की संरचना अब एक साथ मैं बोर्ड पर बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा प्राकृतिक रबर को, मैंने तुमको बताया था, मैं दोबारा लिख रही हूँ प्राकृतिक रबर को क्योंकि ये वाला पार्ट उसमें छूट गया था, बोर्ड को उतनी जगह नहीं थी, तो प्राकृतिक रबर इसलिए मैंने दोबारा लिखा। आइसोप्रीन इसके एकलक का नाम होता है। आइसोप्रीन क्या है? इसका एकलक, इंग्लिश में जिसको मोनोमर बोलते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया हुआ है, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया हुआ है, बस एक परिवर्तन हुआ है। ब्यूटाडाइईन की संरचना से एक परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या है कि सेकंड नंबर कार्बन एटम पे मिथाइल आया। अब ये जो मिथाइल आया, इसीलिए इसका नाम ब्यूटाडाइईन ना होकर आइसोप्रीन इसका नाम हो गया है। अब क्या होगा जब इसका बहुलकीकरण होगा? बहुलकीकरण का मतलब तुम्हारे दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि अधिक तापमान और अधिक दाब पर जब ये अभिक्रिया कराई जाएगी। ठीक है, तो अधिक तापमान और अधिक दाब पर ये बंध खुल जाएगा, ये बंध खुल जाएगा, दोनों बंध खुलने के कारण किनारों पर आना शुरू हो जाएगा दूसरी आइसोप्रीन की इकाई और बीच में वही संरचना आ जाएगी, दूसरे और तीसरे नंबर कार्बन पर द्विबंध आ जाएगी क्योंकि इनकी भी एक संयोजकता मुक्त हुई थी और वो संयोजकता आपस में जुड़कर एक द्विबंध बना लेगी। ठीक है, तो ये अपनी संरचना हुई पॉली आइसोप्रीन। अब एक और देखो इसके नीचे, यहाँ मैंने लिखा है नियोप्रीन। ठीक है, इससे बना हुआ है, वही संरचना है ब्यूटाडाइईन वाले में सबसे पहले संरचना हमने बनाई थी। उस संरचना में अंदर क्या हुआ कि इस बार मिथाइल के बदले क्लोरीन आया। जहाँ पर मिथाइल लगा था दूसरे कार्बन पर, वहाँ मिथाइल के बदले इस बार क्लोरीन लगा हुआ और ये क्लोरीन लगने के कारण इसका नाम हमने दे दिया क्लोरोप्रीन। अब ये क्लोरोप्रीन जब बहुलकीकरण इसका कराया जाता है तो कराने के बाद ये परिवर्तित हो जाती है नियोप्रीन में। इसके बहुलक को बोलते हैं नियोप्रीन और नियोप्रीन में वही संरचना आएगी जो ऊपर मैंने बनाई। अंतर क्या होगा? दूसरे कार्बन पर क्लोरीन लगा होगा क्योंकि इसके
एकलक में भी दूसरे कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है। ये इसका बहुलक है और ये इसका एकलक है। बाएं हाथ की तरफ अभिकारक की दिशा में जो लिखे जाते हैं उनको एकलक, और जो दाएं हाथ की तरफ समीकरण के उत्पाद की दिशा में लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं बहुलक। अब इसके बाद और दो और बहुलक हैं जो ब्यूटाडाइईन की संरचना से ही बनाए गए हैं। ये दोनों बहुलक हैं बूना N और बूना S। देखो, बूना एक ब्रांड का नाम है, रबर के एक ब्रांड का नाम है, ठीक है। उसमें जो N और S जोड़ा हुआ है, ये N और S हमारे समझने की चीज है। ये S और ये N हमारे समझने की चीज है। N का मतलब है नाइट्रिल, और S का मतलब है स्टाइरीन। S का मतलब स्टाइरीन, स्टाइरीन रबर भी इसको बोला जाता है, नाइट्रिल रबर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, पहली संरचना क्या है? ब्यूटाडाइईन। यहाँ पर भी ब्यूटाडाइईन, यहाँ पर भी ब्यूटाडाइईन, पहली संरचना। ठीक है, तो जो बेसिक संरचना बनने वाली है हमारे बहुलक की, वो तो हमें समझ में आ गई कि वो संरचना यही बनने वाली है, क्योंकि बीच वाले जो दो कार्बन है वो दो कार्बन अपनी संयोजकता को द्विबंध के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, तो वो संरचना तुम्हें समझ में आ गई। अब जो दूसरा एकलक इसके साथ जुड़ने वाला है, देखो यहाँ पर दूसरा एकलक जुड़ा है एक्रिलोनाइट्रिल, जिससे हम पहले पैन बहुलक बना चुके हैं। अगर तुमने पिछले वाली वीडियो देखी है और तुमने पढ़ा है उन बहुलकों के बारे में, तो पैन एक बहुलक आया था पॉली एक्रिलोनाइट्रिल, वो इसी से बनाया गया, इसी के बहुलकीकरण से बनाया गया। अब इसको हमने ब्यूटाडाइईन के साथ लिया। ब्यूटाडाइईन के साथ लेने पर क्या होगा? देखो, इसके तो टूटेंगे द्विबंध दोनों किनारे वाले, यहाँ से भी द्विबंध खुल जाएगा। खुलने पर इस कार्बन की संयोजकता मुक्त हुई, इस कार्बन की संयोजकता मुक्त हुई, तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो ध्यान से संरचना देखना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर ब्यूटाडाइईन की संरचना है यहाँ पर, उसके बाद CH2 CH CH, ये अपनी एक्रिलोनाइट्रिल की संरचना आ गई। और दोनों तरफ से एक्रिलोनाइट्रिल की साइड से ब्यूटाडाइईन जुड़ेगा और ब्यूटाडाइईन की साइड से एक्रिलोनाइट्रिल जुड़ेगा। इस तरह करके हमारी दाएं हाथ की तरफ की श्रृंखला बनती चली जाती है और बाएं हाथ की तरफ की श्रृंखला बनती चली जाती है, और हमारा जो बहुलक है वो बहुलक अपना बूना N बन जाता है। उसका नाम बूना N, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही नाम रहने दिया है क्योंकि इंग्लिश का ही नाम है। तो बूना N एक तरह की कृत्रिम रबर है, आर्टिफिशियल रबर, जो कि लेबोरेटरी में बनाई जाती है प्राकृतिक रबर की इकाइयों को लेकर। दूसरा आता है बूना S। देखो यहाँ एक संरचना मैंने बनाई हुई है, बेंजीन बनाया, उसके ऊपर पहले कार्बन पे CH डबल बॉन्ड CH2 लगाया। ठीक है, तो बेंजीन और इथीन अगर जुड़ी हुई होती है तो उस संरचना को हम स्टाइरीन बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टाइरीन है इसके साथ जुड़ेगी, इसकी संरचना का तो वही हाल होना जो पहले हुआ है, यहाँ से बंध खत्म होगा, यहाँ से बंध खत्म होगा और बीच में एक द्विबंध आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी अब इसकी संरचना में भी ये होगा, भले ही बेंजीन लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, लेकिन द्विबंध दोनों कार्बन का खुलेगा। ये द्विबंध खुला इस कार्बन का, ये द्विबंध खुला इस कार्बन का। ठीक है, ये CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा और इस CH2 के साथ दूसरी ब्यूटाडाइईन की इकाई जुड़ जाएगी। तो स्टाइरीन की इकाई ब्यूटाडाइईन के साथ जुड़ती चली जाएगी और ब्यूटाडाइईन की इकाई स्टाइरीन के साथ जुड़ती चली जाएगी, जिस साइड में जो भी किनारा मुक्त होगा। जैसे इस तरफ अपना ब्यूटाडाइईन वाला किनारा मुक्त है तो स्टाइरीन जुड़ेगी, इस तरफ अपना स्टाइरीन वाला किनारा मुक्त है तो इस तरफ ब्यूटाडाइईन जुड़ जाएगी, और ऐसे करके अपनी बूना S बन जाती है। S का मतलब होता है स्टाइरीन और N का मतलब होता है नाइट्रेट, जो कि ब्यूटाडाइईन एकलक के साथ मिलाए जाने वाले दूसरे एकलक हैं। तो जब दो एकलक एक साथ मिलाए जाते हैं तो उनको, मैंने तुम्हें पहले वीडियो में भी उनका नाम बताया था, उनको हम सहबहुलक बोलते हैं और इस प्रक्रिया को सहबहुलकीकरण बोला जाता है। तो बूना N और बूना S दोनों सहबहुलक हैं और दोनों ही सहबहुलकीकरण की प्रक्रिया से बनते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अब इसके बाद आते हैं एक और नायलॉन 6। देखो नायलॉन के बारे में तुमने कल पढ़ा था, पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, नायलॉन 6 मैंने लिखा था, नायलॉन 6,6, क्योंकि 6 कार्बन की दो इकाइयों ने मिलकर एक नायलॉन का पूरा अणु बनाया था। ठीक है, नायलॉन का, और आगे ऐसे इकाइयाँ जुड़ती चली गई। यहाँ पर नायलॉन के साथ एक ही 6 लगाया हुआ है,
दोनों अलग अलग हैं, समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने अलग अलग दिन पढ़ाया, दोनों को साथ साथ नहीं पढ़ाया। नायलॉन 6 का मतलब अब क्या हुआ कि नायलॉन के जैसा ही कोई दूसरा बहुलक है, लेकिन उसमें 6 नंबर कार्बन का एक ही यौगिक है, एक ही एकलक। अब वो 6 नंबर कार्बन का एक ही एकलक क्या है? देखो उसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इसका नाम है और ये इसकी संरचना है। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ये कार्बन की संख्या है। ये कार्बन यहाँ पर CH2 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 CONH, ये संरचना कैप्रोलैक्टम की संरचना है। होगा क्या? बहुलकीकरण की प्रक्रिया में ये यहाँ से बंध खुल जाए, जो CO और CH2 के बीच का बंध है वो खुल जाए, और वो बंध खुलने पर यहाँ पर अपना जो CO CH2 के बीच का बंध खुला था, तो वो CO CH2 के बीच का बंध खुलने पर अपना नायलॉन 6 इस तरह से आ जाए। ठीक है, ये CH2 पहले वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा CH2 और ऐसे करके ये जुड़ता चला गया, अगली इकाई बनती चली जाएगी इसकी। तो ये नायलॉन 6 हुआ, जिसका एकलक कैप्रोलैक्टम है, जो दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, ना तो एडिपिक अम्ल है और ना ही हेक्सामेथिलीन डाइअमीन है, दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन इसका भी उपयोग नायलॉन के जैसा ही होता है, इसलिए नाम इसका नायलॉन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा अब दो और बहुत महत्वपूर्ण बहुलक हैं, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण बहुलक इसलिए हैं कि बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। जैसे एक है अपना टेरिलीन या पॉलीएस्टर, जैसे मैंने टेरिकोट के बारे में तुम्हें बताया था, ये टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन में क्या क्या लिया जाता है? ये पूरी तरह से संश्लेषित बहुलक, ये कोई हाफ संश्लेषित या सिंथेटिक नहीं है, पूरी तरह से ही लैब में बनाए जाने वाला बहुलक, प्रकृति में नहीं पाया जाता। इसमें हम क्या लेते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल की इकाई। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा है, उसकी संरचना तुमने ऐसी पढ़ी है, ये इथाइलिन CH2OH CH2OH, मैंने इसी को ऐसे लिख दिया एक लाइन में, क्योंकि अपने जो बहुलक होते हैं, बहुलकीकरण हम सामान्यतः एक ही लाइन में लिखते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में जुड़ते जाते हैं, बाएं हाथ की तरफ भी जुड़ान होता है और दाएं हाथ की तरफ भी जुड़ान होता है। तो ये CH2OH को मैंने ऐसे लिख दिया OH CH2 CH2OH OH CH2 CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, उसके बाद आओ फिर ये जो दूसरा बना हुआ संरचना है, अगर मैं इसको छुपा देते तो ये बेंजोइक अम्ल, लेकिन अगर इसको लगा देते हैं तो ये थैलिक अम्ल, तो ये थैलिक अम्ल। अब थैलिक में मैंने साथ में टर लगाया हुआ है, टर का मतलब क्या है कि थैलिक अम्ल में अगर बेंजीन के दो किनारों पर 1 नंबर कार्बन 4 नंबर कार्बन एक दूसरे के विकर्ण वाले कार्बन पर अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल लगे हुए हैं, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर लगे हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं टर थैलिक अम्ल, इसका नाम टर थैलिक अम्ल हो जाएगा। होगा क्या? देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो OH होता है वो एथिलीन ग्लाइकोल के H से अभिक्रिया करके जल के अणु को निकालता है, -H2O, एक जल का अणु निकल जाता है। एक जल का अणु निकला तो एक इकाई बन गई, पैट की एक इकाई बन गई, टेरिलीन की एक इकाई बन गई, और अब क्या होगा? ये एथिलीन ग्लाइकोल की साइड है, तो यहाँ पर दूसरा टर थैलिक अम्ल जुड़ जाएगा, और ये टर थैलिक अम्ल की साइड है, यहाँ पर दूसरा एथिलीन ग्लाइकोल का अणु जुड़ता चला जाता है। इस तरह करके अपना पूरा एक बहुलक बन जाता है, ज़्यादा अणुभार वाला बहुलक बन जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पर इथाइलिन टर थैलिक एसिड, टर थैलिक अम्ल। ठीक है, ये नाम तुम किताब से देख के लिखोगे, इस बार में तुम किताब खोलोगे, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिखा है। टेरिलीन का ही दूसरा नाम पॉलीएस्टर भी है। पॉलीएस्टर किस लिए? पॉली का मतलब हमेशा ही होगा मैनी या बहुत से, एस्टर की बहुत सारी इकाई। एस्टर कब बनता है? जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और उनमें से जल का अणु निकल जाता है, तो जो बनने वाला उत्पाद होता है उस उत्पाद को हम एस्टर बोलते हैं। और एस्टर की अगर बहुत सारी इकाइयाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे जल के अणु निकलने के बाद, तो उसको हम पॉलीएस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीएस्टर और टेरिलीन दोनों एक ही हैं, और दोनों ही मानव के द्वारा संश्लेषित बहुलक हैं, जिनको कि रासायनिक लेबोरेटरीज में बनाया जाता है या उद्योगों में बनाया जाता है, क्योंकि पॉलीएस्टर का बहुत लार्ज स्केल पर पॉलीएस्टर का कपड़ा पहना जाता है पूरे विश्व में। अब इसके बाद आते हैं बेटा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, और इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा
अलग से तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें एक स्टेप में हमारा बहुलक नहीं बन रहा, दूसरे स्टेप में जाके अपना बहुलक मिलता है, जो मैंने नाम लिखा हुआ है। देखो क्या है, बैकेलाइट। बैकेलाइट महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, और जो बिजली का आजकल बिजली के उपयोग के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो बैकेलाइट है, मैंने इसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। दो नाम आए अपने मतलब के, फिनोल आया, फॉर्मल्डिहाइड आया, दोनों से मिल गए। देखो ये फिनोल की संरचना, ये फॉर्मल्डिहाइड की संरचना 11th में तुम पढ़ चुके हो। अब देखते हैं याद आ गया, ये फिनोल अगर बेंजीन के ऊपर एक OH लगा हुआ है और अगर CH2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड की संरचना है। वही फॉर्मल्डिहाइड जो फॉर्मेलिन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, वही फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल दोनों ने अभिक्रिया करके, कैसे अभिक्रिया की, थोड़ी सी अलग तरह की अभिक्रिया। अभिक्रिया कैसे की, कोई यहाँ पे द्रबंध नहीं खुला है। देखो बेंजीन का एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, OH के साइड वाला हाइड्रोजन, ये भी याद रखना, OH के बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा। OH के बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा, हटने के बाद वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद आ गया और कार्बन का जो बंध था वो कार्बन के साथ जुड़ गया। कार्बन के साथ यहाँ पर देखते हैं अपने पास CH था, हाइड्रोजन हट गया, CH2OH। अब आ गया ये नाम यहाँ लिखा है, इट इज एक लग किसके लिए, बैकेलाइट के लिए। ये बैकेलाइट के लिए एक लग का काम करता है। अब इस एक लग पर कैसे जुड़ती चली जाएगी संरचना दूसरी। देखो जो दूसरी बेंजीन की इकाई है, वो बेंजीन की इकाई कहाँ जुड़ेगी, यहाँ पर दूसरी जुड़ेगी, यहाँ पर तीसरी जुड़ जाएगी, ऐसे करके एक एक कार्बन छोड़ के जुड़ती चली जाएगी। ये मैंने यही तुम्हें दिखाने की कोशिश की, ठीक है। ये CH2 जुड़ा, CH2 जुड़ा, फिर से CH2 जुड़ा, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ से फिर नीचे CH2 आ जाएगा और ऐसे करके एक पूरी की पूरी संरचना बनती चली जाती है, बहुत बड़ी संरचना बन जाती है। इस संरचना को बैकेलाइट कहा जाता है। लेकिन अगर ये केवल यहीं तक रुक जाती है संरचना, एक लाइन में अगर ये संरचना केवल होती है तो उसको फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। लेकिन अगर ये एक लाइन के बजाय ऊपर नीचे हर तरफ अगर लाइन बन जाती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, बैकेलाइट बोलते हैं। तो ये जो संरचना बनी हुई है बैकेलाइट की है, और अगर ये संरचना केवल इतनी ही रहे तब इस संरचना को हम फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के नाम से जानते हैं, जो कि एक बहुत ही उपयोगी बहुलक है। अच्छा, अब एक और बहुलक बचा हुआ है, बस ये लास्ट बहुलक है जो हमारे महत्वपूर्ण बहुलक है, उनमें ये लास्ट बहुलक है और इसके बारे में तुम पढ़ भी चुके हो, इसीलिए मैंने आसान से खत्म करूँगी मैं इस वाले टॉपिक को, ठीक है। आसान में क्या है, इसका नाम तुम पहले पढ़ चुके हो, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो नाम इंग्लिश के नाम हिंदी में है, जिनका हिंदी में नामकरण नहीं किया गया है, उनको मैंने अंग्रेजी में ही लिखा है, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा होता है कि वो अंग्रेजी में ही लिखा हुआ आता है, तो तुमको पढ़ने में फिर असुविधा होती है, प्रश्न को समझने में असुविधा होती है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, तुम्हें इंग्लिश में ही याद करना है। नीचे इसका पूरा नाम मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो PVC इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। बनता कैसे है, ये विनाइल क्लोराइड, देखो एक विनाइल साइनाइड आया था जिसको मैंने एक्रिलोनाइट्रिल बोला, CH2 डबल बॉन्ड CH अगर CN के बदले Cl लगा हुआ, क्लोरीन लगा हुआ, CN के बदले क्लोरीन लगा हुआ, तो क्या आएगा, विनाइल क्लोराइड। इसका बहुलकीकरण किया, बहुलकीकरण में क्या होगा, इस कार्बन की एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी, इस कार्बन की एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी, और मुक्त होने के बाद एक इकाई विनाइल क्लोराइड की इस तरफ जुड़ेगी, एक इकाई विनाइल क्लोराइड की इस तरफ जुड़ेगी, और ऐसे बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ती चली जाएंगी, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये भी एक बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला बहुलक है। अच्छा, अब जो बेटा हम कल करने वाले हैं, आने वाली वीडियो में जो हम करने वाले हैं, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ उसके बारे में, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ने की आदत है, जिनकी रीडिंग हैबिट है, क्योंकि रीडिंग मैंने कंपलसरी तुम्हें केमिस्ट्री में बोला हुआ है कि जो भी चैप्टर शुरू होता है तो उसकी तुम्हें एक बार रीडिंग कम से कम कंपलसरी ये लगानी होती है कि कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अगर मेरे पढ़ाते टाइम भी वीडियो में भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भेज सकते हो कि मैडम ये पॉइंट अभी रह गया एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो जो अगले अपने पॉइंट्स आने वाले मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं और जो रोज़ पढ़ते हैं, तो अभी तुम्हें क्या पढ़ना है, एक अपने हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर,
ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो जैव निम्नीकृत, उनको हिंदी में बोला जाता है जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी वातावरण में उपस्थित होते हैं, जो उनके द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उनको जैव निम्नीकृत बोला जाता है, और जो उनसे अपघटित नहीं होते हैं उनको अजैव निम्नीकृत बोला जाता है। तो जैव निम्नीकृत, अजैव निम्नीकृत, इनका एक एक उदाहरण में और पढ़ें। ये पढ़ने के बाद अपना जो बहुलक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। अपने जो बहुलक के प्रकार हैं, महत्वपूर्ण बहुलक हैं, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें वर्गीकरण बताऊंगी बहुलक का। एक पेज के ऊपर सारा वर्गीकरण लिखा होगा कि किस प्रकार में वर्गीकरण है, किस कारण से वर्गीकरण है, दोनों पॉइंट उसमें लिखे हुए होंगे। उन बिंदुओं के आधार पर एक साथ पूरा वर्गीकरण तुम्हें बताऊंगी, और उसके बाद में सारे जितने भी बहुलक हमने पढ़े हैं, इन सारे बहुलक की एक सारणी के रूप में उनके उपयोग बताऊंगी कि जैसे नायलॉन का उपयोग कहाँ पर है, नायलॉन 6 का उपयोग कहाँ पर है, ठीक है, बेकेलाइट का उपयोग कहाँ पर है, वो कम से कम एक एक दो पॉइंट तुम्हें हर एक के बताऊंगी। बस ये काम अपना इस चैप्टर में बाकी बचा हुआ है। नोट्स मैं कुछ तुम्हें भेज चुकी हूँ, और कुछ नोट्स आज वीडियो आने के बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। जो बाकी के बचे हुए नोट्स हैं वो आज आ जाएंगे। तो जो बहुलक वाला चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा, और नोट्स में भी तुम उसको पूरा कर लेना उस चैप्टर को। हाँ, एक और बात बेटा मैं बोलना चाहती हूँ कि वीडियो के माध्यम से अगर तुम वीडियो को देखोगे तो मुझे पता नहीं चलता है तुमने देखी है कि नहीं देखी है। तो तुम्हें क्या करना है कि वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो देखने के साथ साथ उसको लाइक करना है, ठीक है। और लाइक करने के साथ साथ अगर कोई पॉजिटिव कमेंट तुम करते हो, नेगेटिव कमेंट वहाँ पर कोई नहीं करना है। नेगेटिव अगर कुछ भी चीज़ तुम्हें लगती है कि हाँ मैडम ये और कराओ, तो उस चीज़ को तुम मेरे पर्सनल नंबर पर भेजोगे। पब्लिकली कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। अभी तक किसी बच्चे ने नहीं किया, पर फिर भी मैं तुम्हें एडवाइस दे देती हूँ कि ऐसा नहीं करना। वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें अच्छा लगा है, जो भी तुम्हें अच्छा लगा है वो तुम उसके कमेंट में लिख सकते हो, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। नोट्स जैसे ही तुम्हारे बने, उसकी एक इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा मैसेज मेरे पास आ जाना चाहिए कि मैडम मेरे नोट्स बन गए हैं, मैं तुम्हारे नाम नोट करके लिख रही हूँ कि हाँ इस बच्चे के नोट बन चुके हैं, इस बच्चे के इस चैप्टर के बन चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इस साल हमें ऐसे ही पढ़ाई करनी है और एक दूसरे के कोऑपरेशन में ही चलना पड़ेगा। थैंक यू।